Hello students, today I am going to discuss your new chapter of civics, that is chapter number 3, why do we need a parliament? तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ती क्यों है, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्या है। सो वी इन इंडिया pride ourselves on being a democracy. Here we will try and understand the relation between the ideas of participation in decision making and the need for all democratic governments to have the consent of their citizens. तो यहाँ हम लोग भारत में इस बात पर गर्व करते हैं कि वी आर डेमोक्रेट, हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक है। तो यहाँ अब हम लोग ये चीज़ कोशिश करेंगे जानने की और समझने की कि आखिर इस चीज़ का क्या संबंध है कि यहाँ पर जो सरकार है और जो जनता है, नागरिक हैं, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, इस चीज़ को लेकर के कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, कि देश के बारे में किसी भी तरह के निर्णय लेने के लिए देश की जनता और देश की लोकतांत्रिक सरकार एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है। तो इसी चीज़ को लेकर के हम चर्चा करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, हमें संसद की ज़रूरत क्यों है, हमें संसद की ज़रूरत आखिर है क्यों। सो इट इज़ दीज एलिमेंट्स दैट टुगेदर मेक अस ए डेमोक्रेसी एंड दिस इज द बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू सी how the parliament enables citizens of India to participate in decision making and control the government, thus making it the most important symbol of Indian democracy and a key feature of the constitution. तो इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर में ये देखेंगे कि आखिर डेमोक्रेसी किस तरीके से एक्सप्रेस किया जा रहा है, और ये जो एक संस्था है, जैसे कि पार्लियामेंट की बात हो रही है, जहाँ पर हमारे देश की सारे चुने हुए लीडर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठा होते हैं, वो कैसे हमारी जनता को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने को इनेबल करते हैं, और किस तरीके से हमारे देश में डिसीजन मेकिंग का जो कंट्रोल है वो डायरेक्टली सरकार के हाथ में है, लेकिन इनडायरेक्टली वो हमारे देश की जनता के हाथ में है। क्योंकि संसद में जो भी सांसद एमपी होते हैं, चाहे वो लोकसभा के सदस्य हों या राज्यसभा के सदस्य हों, लोकसभा के सारे सदस्य तो जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं ना, इसीलिए। तो अगला टॉपिक है व्हाई शुड पीपल डिसाइड, कि लोग क्यों तय करें। जब ये सरकार लोगों की है, लोगों के द्वारा है, लोगों के द्वारा चलाई जा रही है, तो लोग ही तो डिसाइड करेंगे ना। India, as we know, became independent on 15th August 1947. Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. People from various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the ideas of freedom, equality and participation in decision making. तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि भारत को स्वतंत्रता मिली है कब, 15 अगस्त 1947 को, और ये भी हम लोग जान रहे हैं कि इसके पीछे एक लंबा इतिहास रहा है, एक लंबा संघर्ष वाला समय रहा है, जिसमें हमारे समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों ने अपने अपने तरीके से स्वतंत्र होने के लिए इस स्वतंत्रता संग्राम में अपना पार्टिसिपेशन, अपना कंट्रीब्यूशन भी दिया है, और वो कई मामलों में इस चीज़ को लेकर के प्रेरित करते रहे हैं, प्रेरित हुए हैं कि हमारा देश स्वतंत्र होना चाहिए, हमारा देश में समानता की बात होनी चाहिए, और हमारे देश की जनता को भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हाथ बटाना चाहिए या उसका एक रोल होना चाहिए। अंडर कॉलोनियल रूल द पीपल हैव लाइव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड नॉट एग्री विथ मेनी ऑफ द डिसीजन दे टुक, बट they faced grave danger if they tried to criticize these decisions. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था, तो हमारे देश की जनता, हमारे देश के जो लोग रहते थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डर में जीते थे, और कई बार जब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किए हुए तरह तरह के रूल्स वगैरह से, टैक्स वगैरह से, सर्कुलर से अगर एग्री नहीं करते थे,
तो क्या होता था कि उन्हें हमेशा खतरा रहता था कि अगर वो इन डिसीजंस का क्रिटिसाइज करेंगे तो अंग्रेज़ों की जो सरकार है, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के ऊपर में रूल कर रही है, वो उन्हें टॉर्चर कर सकती है अलग अलग तरीक़ों से। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन। द नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स। तो क्या हुआ ये कि जैसे जैसे स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन जोर पकड़ने लगा, वैसे वैसे ये स्थिति बदलती गई। धीरे धीरे राष्ट्रवादी लोगों ने अंग्रेज़ों की सरकार के तरह तरह के नियमों का ओपनली, खुले तौर पर उनका क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया, और कई बार उन्होंने उसके साथ में कोऑपरेट करना भी बंद कर दिया। As far back as 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected members in the legislature with a right to discuss the budget and ask questions. तो जरा सा पीछे की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि 1885 ईस्वी के लगभग में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस उसकी स्थापना हुई थी, तो इन्होंने सबसे पहली बार इस तरह की बातें उठानी शुरू की अंग्रेज़ सरकार के सामने में कि हाँ, हमारे देश में लोकल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, राज्य सरकार के लेवल पर इनके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, एमपी होने चाहिए, एमएलएज होने चाहिए, जो जनता के अधिकार की बात कर सकें और बजट के बारे में, किस राज्य के लिए कितना खर्चा हो, कृषि के लिए कितना खर्चा हो, बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या खर्चा हो, इस तरह की बातों पर अपनी मांग उठा सकें। So the Government of India Act 1909 allowed for some elected representation. तो इस चीज़ को देखते हुए अंग्रेज़ों की सरकार ने एक एक्ट पास किया 1909 में, जिसमें उन्होंने थोड़े से अधिकार इस चीज़ के लिए दिए। While these early legislature under the British government were in response to the growing demands of the nationalists, they did not allow for all adults to vote, nor could people participate in decision making. तो कहते हैं कि जब ये जो थोड़े से अधिकार अंग्रेज़ सरकार के द्वारा दिए गए थे, तो ये हमारे राष्ट्रवादी नेताओं के हिसाब से, उनकी मांग के अनुसार काफ़ी नहीं थे। सो द राइट्स वेयर नॉट सफिशिएंट, और इससे हमारे देश की जनता को वोट करने का भी अधिकार नहीं मिला था, और इस तरीके से हमारे देश के नागरिक, देश की जनता डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। As you read in the chapter 1, the experience of colonial rule as well as the participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the minds of nationalists that all persons in independent India would be able to participate in making decisions. तो हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि ये जो ब्रिटिश सरकार की उपनिवेशवाद वाली जो शासन व्यवस्था थी, जिसमें अंग्रेज़ लोग हमारे यहाँ शासन करते थे, तो उसमें ऐसा था कि लोगों के पास में संघर्ष करने के अलावा चारा नहीं था। लोग स्वतंत्र होना चाहते थे। क्योंकि उन्हें देश की जनता के लिए डिसीजन मेकिंग में किसी भी तरह की हिस्सेदारी नहीं मिली हुई थी, और ये बात पूरी तरह से राष्ट्रवादी लोगों के मन में स्पष्ट हो चुकी थी, क्लियर हो चुकी थी कि भारत की जनता स्वतंत्रता चाहती है, और साथ साथ ये भी चाहती है कि भारत की जनता का पार्टिसिपेशन हो भारत के लिए डिसीजंस लेने में, देश के लिए डिसीजंस लेने में। With the coming of independence, we were going to be citizens of a free country. This did not mean that government could do what it felt like. It meant that government had to be sensitive to people's needs and demands. तो साथ साथ में ये भी बात थी कि जब एक बार देश में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई शुरू हो चुकी थी, लोग स्वतंत्र होना चाहते थे, तो कहीं न कहीं लोग इस रास्ते पर चल पड़े थे जहाँ पर वो एक स्वतंत्र देश की बात कर रहे थे। और यहाँ पर स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं था कि लोग जो भी जैसा चाहेंगे वो होने देंगे सरकार के द्वारा। यहाँ पर इस बात का मतलब ये था कि सरकार को लोगों के प्रति, नागरिकों के प्रति, उनकी ज़रूरत के प्रति, उनकी मांग के हिसाब से सेंसिटिव होना होगा, उसका ख्याल रखना होगा। So the dreams and aspirations of freedom struggle were made concrete in the Constitution of Independent India that laid down the principles of
universal adult franchise, that is that all adult citizens of the country have the right to vote. तो इस तरह से इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी चाह को, इसी इच्छा को ध्यान में रखते हुए जब स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष पूरा हुआ और आगे चल कर के देश के स्वतंत्र होने की बात हुई, तो यहाँ पर एक बात हुई कि हाँ, हमारे देश का एक संविधान बना जाएगा। देयर विल बी ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जिसमें वो सारे प्रिंसिपल्स, वो सारे नियम कानून लिखे जाएंगे जिससे देश की जनता का कल्याण हो। और साथ साथ में इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात हुई, जिसका मतलब ये होता है कि देश की हर वयस्क नागरिक को वोट डालने का अधिकार होगा। वोट डालने का अधिकार मतलब आपको अपने नेता, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार होगा, और ये चीज़ हमारे संविधान में पारित की गई। अच्छा, इसमें हम लोग देख रहे हैं आपकी किताब के पेज नंबर 30 पर देख सकते हैं कि नीचे एक संसद भवन का छोटा सा चित्र है, और हम लोग पेज नंबर 31 पर ये भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से एक बूढ़ा आदमी एक ईवीएम मशीन को देख रहा है या उसके पास बैठा हुआ है वोट डालने के लिए। और हम लोग देख रहे हैं कि दीवार पर एक छोटा सा पोस्टर चिपका है जिस पर एक चित्र है ईवीएम मशीन का, और उसमें वो सारे ऑप्शंस, वो सारे गाइडलाइंस लिखे हुए हैं कि कैसे करके आप ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करके आप वोट गिरा सकते हैं। साथ में नीचे कैप्शन में ये भी बताया गया है कि ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसका इस्तेमाल करने से किस तरीके से इसका इस्तेमाल सबसे पहले हमारे देश में 2004 के जनरल इलेक्शंस में हुआ। आगे ये भी लिखा है कि द यूज ऑफ ईवीएम्स इन 2004 saved around 1,50,000 trees which could have been cut to produce about 8,000 tons of paper for printing the ballot papers। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, और इन्वायरमेंट के हिसाब से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि किस तरीके से हमारे देश में 2004 के चुनाव में पहली बार ईवीएम मशीन का इस्तेमाल हुआ, और उसका इस्तेमाल करने से 1,50,000 पेड़ों को कटने से बचाया जा सका। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो बैलेट पेपर होते हैं जिसमें हम लोग वोट का निशान लगाते थे, मुहर लगाते थे, तो ये जो बैलेट पेपर होता है ये आखिर कागज़ का ही तो बना होता है। और कागज़ बनते कैसे हैं? कागज़ बनते हैं पेड़ों से, है ना। पीपुल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग और उनके प्रतिनिधि। सो द टेक ऑफ पॉइंट फॉर ए डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट, दैट इज द डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपुल। It is the decision of people that creates a democratic government and decides about its functioning। तो बात उठती है कि लोकतंत्र का आइडिया क्या कहता है। लोकतंत्र के आइडिया में तो यही बात है ही कि ये लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है। तो यहाँ बात उठती है द डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, कि अगर लोग चाहेंगे, जनता चाहेगी, नागरिक चाहेंगे कि हाँ, हम अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनें, प्रतिनिधि को चुनें, उनकी इच्छा होनी चाहिए, उनका अप्रूवल होना चाहिए, और इस एक्टिविटी में उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि उनका नेता कौन हो जो संसद में जाकर के उनका प्रतिनिधित्व करे। So the basic idea in this kind of democracy is that the individual or the citizen is the most important person, and that in principle the government as well as the public institutions need to have the trust of these citizens। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और मुख्य बात यही है कि जो नागरिक हैं वो डेमोक्रेसी में सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में लोग, नागरिक ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये सरकार को भी सुनिश्चित करना होता है कि किस तरीके से जनता के द्वारा, नागरिकों के द्वारा इसके लिए प्रतिनिधि चुने जाएं, किस तरीके से जनता का पार्टिसिपेशन हो डिसीजन मेकिंग में, अपने लिए लीडर्स चुनने में। सो हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। तो ऐसा कैसे होगा कि कोई एक आम नागरिक, एक व्यक्ति सरकार के चलने में अपनी सहमति देगा।
वो बताएगा कि हाँ मैं इस चीज़ से सहमत हूँ या असहमत हूँ, आई एम एग्री और नॉट। वन वे ऑफ डूइंग सो एज यू रीड इज थ्रू इलेक्शंस। तो इसका एक तरीका तो ये है कि भाई चुनाव हो और चुनाव में लोग वोट गिरा करके अपनी सहमति किसी पर्टिकुलर आदमी के पक्ष में जाहिर करें। People would elect their representatives to the parliament, then one group from among these elected representatives form the government. The parliament, which is made up of all representatives together, controls and guides the governments. In this sense, people through their chosen representatives form the government and also control it. तो आखिर क्या होता है, जब चुनाव होते हैं तो हम सब लोग, देश की जनता, देश में जितने भी नागरिक हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, वो वोट गिराते हैं और वो अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। वो अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं विधानसभा के स्तर पर और संसद के स्तर पर। वो अपने लिए एमएलए चुनते हैं, वो अपने लिए एमपी चुनते हैं। और एमएलए एमपी, ये जो एमपी होते हैं, यही संसद में जा कर के हमारे विचारों को रखते हैं, हमारी ज़रूरतों के बारे में बात करते हैं और सरकार में तरह तरह की नीतियां बनाने में अपना कंसेंट जाहिर करते हैं। तो इनडायरेक्टली क्या होता है कि हमारी देश की जनता ही सरकार चलाने में कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करती है, क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एमपीज होते हैं, ये हम सब लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। सो द एबव आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट थीम इन योर क्लास 6 and 7 social and political life textbooks. You are familiar with how representatives are chosen at different levels of government. Let us recall these ideas by doing the following exercise. तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से 6th क्लास में और 7th क्लास में आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ा है कि कैसे विधानसभा का चुनाव होता है और कैसे लोकसभा का चुनाव होता है, और किस तरीके से हमारे देश में सरकार जो है वो 2 लेवल पर काम करती है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जहाँ पर एमपीज का पार्टिसिपेशन होता है, और एक हमारी विधानसभा की स्टेट गवर्नमेंट की सरकार होती है जहाँ पर हमारे चुने हुए एमएलएज का पार्टिसिपेशन होता है। तो यहाँ कुछ सवाल हैं जो एक्सरसाइज के जरिए इन चीज़ों को याद दिलाने की कोशिश की जा रही है। यूज द टर्म्स कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन एमएलए इज एंड हाउ द पर्सन गेट्स इलेक्टेड। तो यहाँ पर बात है कि विधानसभा क्षेत्र का मतलब क्या होता है और एमएलए कैसे चुने जाते हैं। डिस्कस विथ योर टीचर द डिफरेंस बिटवीन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा एंड द पार्लियामेंट, लोकसभा। आपको ये भी सोचना है कि आखिर विधानसभा में और लोकसभा में क्या अंतर होता है। तो मोटे तौर पर इसमें ये होता है कि विधानसभा आपके बिलोंगिंग स्टेट के लिए होता है और लोकसभा पूरे देश के लिए होती है, जो दिल्ली में जो लोग सरकार चलाते हैं। तो इसी तरह के कुछ और भी यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जिसको लेकर के मैं इस चैप्टर का जो फॉलो अप सेशन है उसमें डिस्कस करूँगा और मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल आपको एक बार उन बातों को याद करने की ज़रूरत है कि हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में क्या राइट होते हैं, उसके लिए एमएलए कैसे चुने जाते हैं, चीफ मिनिस्टर्स का क्या रोल होता है। साथ साथ में आपको ये भी सोचना है एक बार अपने क्लास 6 और क्लास 7 की बातों को याद करते हुए कि कैसे हमारे देश में पार्लियामेंट के लिए एमपी चुने जाते हैं, कैसे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, ये सारी बातें। तो अब हम आ गए हैं पेज नंबर 34 पर, और यहाँ जो टॉपिक है द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, इसमें हम लोग ये भी देख पा रहे हैं किताब के पेज नंबर 34 पर यहाँ जो फिगर है उसमें हम देख रहे हैं कि संसद भवन का बड़ा ही अच्छा चित्र दिखाया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर है जिसमें हम लोग देख रहे हैं, ये एक पैनोरामिक व्यू है हमारे संसद भवन का, जिसमें हम लोग तिरंगा झंडा को भी लहराते हुए देख रहे हैं। और पिक्चर नंबर 2 और 3 में संसद भवन के अंदर को, इनसाइड व्यू को भी दिखाने की कोशिश की गई है कि यहाँ कैसे लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष बैठते हैं और कैसे उनके सामने में अलग अलग सीट्स में, अलग अलग जोन्स में चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बैठते हैं।
इसमें जो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं वो एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज नेम्ड एज संसद इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। ये बात ध्यान रखने वाली है, सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन कौन है? वो पार्लियामेंट है। सो इट हैज़ 2 हाउसेज, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। इसमें 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स with a total strength of 245 members is chaired by the वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा को हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, जिसमें कुल मिलाकर के 245 मेंबर होते हैं और इसके अध्यक्ष होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल with a total membership of 545 is presided over by the speaker। तो लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं और इसे हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज हाउस ऑफ द पीपल। और इसमें कुल मेंबर्स की संख्या कितनी है? ये 545 है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो स्पीकर कहलाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को हम लोग स्पीकर कहते हैं। तो एक बार गौर करने की है कि ये संख्या 545 ही क्यों है। तो मैं मोटे तौर पर आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे देश भर में कुल मिलाकर के डिस्ट्रिक्ट की संख्या भी लगभग इतनी ही होनी चाहिए। और आमतौर पर एक लोकसभा क्षेत्र का मतलब होता है एक जिला या उससे संबंधित इलाका। तो एक जिले के लिए एक एमपी तो होगा ही होगा, है ना। सो नाउ वी कम टू द पॉइंट, द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। तो एक बार फिर से हमें इस चैप्टर का टाइटल याद करने की ज़रूरत है। वो क्या था? वो था वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। तो हमारा कवर टॉपिक था कि हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है, और अब हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर हमारा पार्लियामेंट करता क्या है, इसकी फंक्शनिंग क्या है, इसकी रोल क्या होते हैं। सो क्रिएटेड आफ्टर 1947 द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट द पीपुल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो 1947 के बाद में जब भारतीय संसद भवन की बात हुई, संविधान बनाया गया, तो ये बात हुई कि भारत के लोगों का विश्वास है किस चीज़ में? भारत के लोगों का विश्वास है लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में। सो दीज आर पार्टिसिपेशन बाय पीपुल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट। तो एक तरह से ये है कि भारत के लोगों का पार्टिसिपेशन होता है देश के लिए डिसीजन लेने के प्रोसेस में, और इसमें सरकार की सहमति भी होती है। द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर्स बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल। इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन ए सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ ये बात बताई जा रही है कि हमारे देश का जो संसद होता है उसके पास में बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारा पावर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो लोग हैं वो लोगों के द्वारा चुने हुए हैं। जो एमपी होते हैं वो हम लोगों के द्वारा ही चुने हुए हैं। दूसरी बात यह है कि आखिर पार्लियामेंट में जो लोग चुन कर के आते हैं, आखिर ये कैसे चुने जाते हैं? तो इनके चुनने का तरीका भी वैसे ही होता है, वोटिंग का सिस्टम बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे विधानसभा के लिए होता है, जैसे एमएलए चुनने के लिए होता है स्टेट लेवल पर। फ़र्क इतना ही है कि ये सेंट्रल लेवल पर पूरे देश के लिए होता है और विधानसभा में स्टेट लेवल पर होता है। जैसे आप सब लोगों को याद होगा कि अभी अभी नवंबर महीने में जस्ट दिवाली से थोड़े दिन पहले बिहार में स्टेट इलेक्शंस हुए हैं। तो यहाँ एमएलए का चुनाव हुआ है और एमएलए मिल करके फिर अपना लीडर चुनते हैं, जिससे हमारे चीफ मिनिस्टर का चुनाव होता है। अभी थोड़े दिनों के बाद में बंगाल में इलेक्शंस होने वाले हैं, मुझे लगता है बस महीने 1.5 महीने की बात है, और इसके थोड़े दिनों के बाद में आसाम में भी इलेक्शन होने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स ये लेक्चर सुन पा रहे हैं, आप अपने देश की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर थोड़ा सा नज़र भी रख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इससे ना आपको अपना सब्जेक्ट समझने में सहूलियत होगी। सो द लोकसभा इज़ यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 years। अगर देश में राजनीतिक गतिविधि सारी चीज़ें, सारे सिस्टम सही तरीके से चल रहे हों और पिछली सरकार का कामकाज सही चल रहा हो, उसके पास में एप्रोप्रिएट
मेजोरिटी रही हो, मतलब लोकसभा में उसके सदस्यों की संख्या 240 280 के लगभग में रही हो, बहुमत में रही हो, तो ऐसे में आमतौर पर लोकसभा का चुनाव हर 5वें साल होता है। तो सो वी कैन से दैट वी हैव ए पावर टू इलेक्ट आवर MP for 5 years and we can get this chance. We usually get this chance after every 5 years. The country is divided into numerous constituencies as shown in the map of page 41. तो हम लोग देख रहे हैं ये पेज 41 तो नहीं है, एक्चुअली में ये है पेज नंबर 35, जिसमें ये दिखाया जा रहा है। पेज नंबर 41 कहाँ पे है? 41, अच्छा, पेज नंबर 41 में जो हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है टोटल सीट्स 543, और इसमें दिखाया जा रहा है कि जनरल कैटेगरी के 412 हैं, SC के लिए 84 हैं, ST के लिए 47 हैं। तो देखना होगा कि इसका रेफरेंस इसके साथ में यहाँ पर है कि नहीं, कोई बात नहीं। सो ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट्स 1 person टू द Parliament. The candidates who contest elections usually belong to different political parties. वैसे पेज नंबर 35 पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एक चार्ट है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि मई 2014 में जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, 16वीं लोकसभा, उसमें टोटल नंबर ऑफ MP की संख्या 543 दिखाई जा रही है। और इसमें जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसको 2 कैटेगरी में दिखाया गया है, नेशनल पार्टीज़ और स्टेट पार्टीज़ और रीजनल पार्टीज़। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि BJP उसके 282 सदस्य हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI उसके 1 सदस्य है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPM उसके 9 सदस्य हैं, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस उसका 44 सदस्य है, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP के 6 सदस्य हैं। उसके बाद नीचे चार्ट है स्टेट पार्टीज़ का या रीजनल पार्टीज़ का, जो कि छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनके मेंबर्स की संख्या कहीं भी मुझे 40 से कम ही दिख रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी है, बीजू जनता दल है, इंडियन नेशनल लोक दल है, ये सारी पार्टीज़ हैं। तो आप इस चार्ट के जरिए ये समझ सकते हैं कि फ़िलहाल हमारे देश में जो संसद भवन है, वहाँ पर जो 543 सांसद रहे होंगे, उसमें से किस पॉलिटिकल पार्टी के कितने सदस्य रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि इस चार्ट को आपको एक बार 2019 के रिजल्ट्स के साथ में भी देखना चाहिए। हालांकि इसमें भी जो नेशनल पार्टीज होंगी उसमें BJP के पास में ही बहुमत है। तो इस टेबल में आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। यूज द टेबल अलॉन्ग साइड टू द आंसर्स द क्वेश्चंस बिलो। हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड व्हाई। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब लोकसभा का चुनाव होता है और वहाँ पर MP चुन करके आते हैं, तो किस पार्टी को अपनी सरकार बनाने का अधिकार होगा। ऑब्वियसली उसी पार्टी के पास में सरकार बनाने का अधिकार होगा जिस पार्टी के सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है। वहाँ पर एक बहुमत की बात आती है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, और एक बार को ये भी बात उठती है कि उस पार्टी के पास में संसद के जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उसके 60% से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर इस तरह की बात नहीं आती तो ऐसा होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा उस पार्टी के प्रेसिडेंट को आमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं, जिस पार्टी के पास में जीते हुए सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा हो। ओके, तो यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको आप यहाँ पर इस चार्ट की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ MPs इन द लोकसभा, व्हाई डू यू थिंक दिस इज सो। तो एक्चुअली में ये सवाल किसी और चार्ट को देख करके होगा। फिलहाल हम लोग देख पा रहे हैं पेज नंबर 36 पर भी एक चार्ट अवेलेबल है जिसमें ये दिखाया गया है कि
यहाँ पर जो टोटल नंबर है 543 लोकसभा के जो सदस्य हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है 2009 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का उसके बेसिस पर, और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किस पार्टी को कुल मिलाकर के कितनी सीट्स मिली हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस उसे 206 सीट मिली हुई है और भारतीय जनता पार्टी के पास में 116 सीट है। ये चार्ट अवेलेबल है पेज नंबर 36 पर बाईं तरफ में। तो हम लोग अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट्स बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज। These MPs together makes up the parliament. Once elections to the parliament have taken place, the parliament needs to perform the following functions. तो जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, जिन्हें हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एमपी कहते हैं। अब क्या होता है, तो ये एमपी ही कुल मिलाकर के ये आपस में मिलकर के हमारे पार्लियामेंट में आते हैं। तो संसद भवन में कौन आता है, सांसद आते हैं, एमपी जाते हैं। वंस इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस, द पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। तो जब एक बार हमारे संसद का गठन हो जाता है, सारे के सारे एमपीज चुन करके आ जाते हैं, तो हमारे संसद को क्या क्या काम करने होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। पहला, ए टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। तो संसद का सबसे पहला काम होता है देश के लिए एक राष्ट्रीय सरकार बनाना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाना। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस ए लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। तो जब ये चुनाव हो जाता है, जब लोकसभा का चुनाव हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि आखिर किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने सीट्स मिले हैं, उसके पास बहुमत है या नहीं है, उसके पास में कुल सीटों की संख्या, कुल जीते हुए एमपीज की संख्या क्या है। और यहाँ हमारी पार्लियामेंट का मतलब क्या है, हमारी पार्लियामेंट के कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, किन से मिलकर के बना होता है हमारा पार्लियामेंट। तो हमारे पार्लियामेंट में होते हैं प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो चुनाव हो गए, एमपीज का सिलेक्शन हो गया, 543 एमपीज हमारे संसद भवन में आ गए। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर बात आएगी सरकार बनाने की। तो सरकार कौन पार्टी बनाएगी, ऑब्वियसली वही पार्टी सरकार बनाएगी जिसके पास में सबसे ज़्यादा एमपी होंगे। ओके, so for a political party to form the government, they must have a majority of elected MPs. Since there are 543 elected plus 2 Anglo-Indian nominated members in Lok Sabha, to have a majority, a party should have at least half the number, that is 272 members or more. तो मैं तो पहले 60% की बात कर रहा था, यहाँ पर तो ये चीज़ें 50% की लिखी हुई हैं। तो वही पॉलिटिकल पार्टी या अलायंस सरकार बना पाएगी जिसके पास में ये जो 543 और 2 एंग्लो इंडियन सीट को मिलाकर के 545 सीट की संख्या है, मैक्सिमम लिमिट है एमपीज़ की, उसमें से 50% सीट जिस पार्टी के पास में होंगे वो पार्टी सरकार बना पाएगी। द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फॉर्म बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजोरिटी पार्टी। The largest amongst these parties is called the opposition party. तो हम लोगों ने अभी चर्चा की कि उस पार्टी को सरकार बनाने का अधिकार मिलेगा, इन्विटेशन मिलेगा प्रेसिडेंट की तरफ से, जिसके पास में 50% 272 या उससे ज़्यादा की सीट होगी। और इसके बाद जो दूसरी पार्टी होगी जिसके पास में सीटों की संख्या कम होगी, या जो इस बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसने 272 से ज़्यादा सीटें जीत रखी हैं उसकी विरोधी पार्टी होगी, उसे हम अपोजिशन पार्टी कहते हैं, विपक्षी दल कहते हैं। यहाँ पर एक और भी गौर करने की बात है कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास में अकेले 272 या उससे ज़्यादा सीटें नहीं होती, तो उस केस में अलायंस की बात होती है, कोलिशन की बात होती है। जैसे अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें तो एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये है जिसकी लीडिंग पार्टी है बीजेपी, और इसकी जो अलायंस में और भी पार्टियां शामिल हैं
वो है जैसे कि जनता दल यूनाइटेड या कुछ और भी एक दो छोटी छोटी पार्टियां। अभी जो बिहार में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, वहाँ भी एनडीए इसी अलायंस की जीत हुई है। ठीक है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द लोकसभा इज टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। तो हम लोगों ने अभी क्या बात की कि चुनाव खत्म हो गए, ये पता चल गया कि किस पार्टी के पास में सबसे ज़्यादा सीट है और कौन सी दूसरी पार्टी है जो इस बड़ी पार्टी की विरोधी पार्टी है, दैट इज अपोजिशन पार्टी। और सरकार के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा जो सबसे बड़ी पार्टी है जिसने 272 से ज़्यादा की सीटें जीतने का क्लेम किया है, उसको इनविटेशन जाएगा कि आप गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि उस पार्टी से एक प्रधानमंत्री चुना जाएगा और बाकी सारे मिनिस्टर्स बनेंगे। तो ये आगे की बात हम लोग करते हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द लोकसभा इज टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। हु इज द एग्जीक्यूटिव? The very important question, who is the executive? The executive, as you read in chapter 1, is a group of persons who work together to implement the laws made by the parliament. तो एग्जीक्यूटिव का मतलब है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के सदस्य कौन होंगे? ये वो लोग होते हैं जो संसद में कानून बनाते हैं, नए पॉलिसी बनाते हैं। दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज द टर्म गवर्नमेंट। तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना होगा जब भी हम सरकार की बात करेंगे, क्योंकि सरकार के नियमों को पालित करने वाले, चलाने वाले लोग कौन होते हैं? वो यही एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जो सबसे बड़ी पार्टी या जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा सदस्य लोकसभा के चुनाव में जीतते हैं, उसका जो लीडर होता है वो भारत का प्रधानमंत्री चुना जाता है। फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी, द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट्स मिनिस्टर टू वर्क विथ हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस। तो अब प्रधानमंत्री के पास में ये अधिकार होता है कि वो अपने सहयोगियों का चुनाव करे। ही विल हैव टू सेलेक्ट हिज असिस्टेंट्स। उसे प्रधानमंत्री, अब उसके नीचे कौन होंगे? मंत्री होंगे। तो प्रधानमंत्री के पास में ये अधिकार होता है कि वो अपने असिस्टेंट, वो तरह तरह के मंत्रियों के लिए जीते हुए एमपीज में से, अपनी पार्टी में से जीते हुए लोगों को उसके लिए नॉमिनेट करे। तो जैसे मंत्री कौन होंगे? वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, एनर्जी मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर्स। देयर आर डिफरेंट पोर्टफोलियोज। फॉर एवरी पोर्टफोलियोज वी नीड a minister to handle the department properly. So these ministers then take charge